आत्मनिर्भर भारत की भावना को और उस एलिम्को में जब काम को मशीनीकृत किया जा रहा है उसमें जोड़ा जा रहा है। एलिम्को के साथ ही साथ जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन के लिए एक बैम्बो कैन प्रदान करने के लिए 60 साल के बाद बुजुर्गों में पैरों में सुविधा होने लगती है, दृष्टि कम दिखाई देने लगती है, तो उनको रास्ते पे चलना 65 साल 70 साल तक पहुंचते कठिन हो जाता है। उनके लिए बैम्बो कैन, और वो बैम्बो कैन हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उस नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में वहां पर छड़ी का निर्माण करके एक और जहां हमारे देश में निर्मित सामग्री को वहां पर नॉर्थ ईस्ट के हमारे बंधुओं को उस काम में जोड़ने का भाव जुड़ेगा। दूसरी और बड़ी संख्या में उन बैम्बो कैन का निर्माण करने के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए ये बैम्बो कैन प्रदान की जाएगी। और इसके साथ ही साथ हमारे देश में 14 क्रॉस डिसेबिलिटी प्रारंभिक पहचान केंद्र 0 to 6 ईयर बच्चे को अगर प्रारंभ में ही उसकी डिसेबिलिटी की पहचान, जितने जल्दी पहचान हो जाती है उतने जल्द उसके इलाज के लिए कदम बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन जितना अगर लेट हो गए तो लेट हो जाने पर उनकी पहचान होना, उसके फिर इलाज के लिए फिर उसके लिए पहल करना कठिन काम हो जाता है। जैसे जो बच्चा सुन नहीं पाता है, और जो बच्चा सुन नहीं पाता वो बच्चा बोल भी नहीं पाता है, और इसके लिए कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के माध्यम से 0 to 5 ईयर तक ये कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी होती है। 5 साल से ज्यादा का बच्चा हो जाएगा तो वो कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी नहीं हो पाती है। ये कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में की गई, और आज लगभग 4100 से ज्यादा ये बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी करके वो बच्चे आज सुन भी पा रहे हैं और वो बच्चे बोल भी पा रहे हैं। विभाग बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हमारे जो इस तरह से दिव्यांगता से ग्रसित हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, उन सबके लिए वो संवेदनशीलता के साथ में इस काम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। जो कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी में जो इम्प्लांट होता है, जो इंस्ट्रूमेंट इम्प्लांट होता है, वो भी बाहर से बुलाया जाता है, लेकिन उसको DRDO के माध्यम से अनुसंधान करने में हम लगे हैं कि वो हमारे यहाँ ही बनने लगे, हम इसमें सफलता प्राप्त कर लें। और इसमें सफलता प्राप्त होने के परिणाम ये होंगे कि जो लगभग 3 लाख रुपए इसमें खर्च होता है वो हमारा खर्च बचेगा, और हम और भी ज्यादा बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी करके, जहां एक और उस बच्चे के जीवन में सुगम्यता, उनके उस परिवार के माँ बाप में उनके अंदर आत्मविश्वास का भाव, और बच्चे को लेकर जो ऐसे अभिभावक चिंतित रहते हैं जिनका घर में गाय को पालने का काम करती है लेकिन उसके पास अभी कम संख्या में गाय है। ये जो लोन स्वीकृत हुआ है उसने बताया कि हम अपने काम को और भी ज्यादा अच्छे ढंग से हम इस काम को अपना बढ़ाएंगे। वो एक पैर से वो बहन दिव्यांग थी, लेकिन उसके वहां से यहां तक चल के आने में एक आत्मविश्वास का भाव था, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति थी। दिव्यांगता को उसने अपने जीवन की प्रगति की राह में बाधा नहीं बनने दिया। और भी कई 3-4 लोगों के साथ में मिलने का वहां पर हमको अवसर प्राप्त हुआ। ये दिव्यांग जनों के अंदर कौशल विकास योजना के माध्यम से, दिव्यांगता वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से दिव्यांगजन अपना कार्य प्रारंभ कर सकें, आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की गतिविधियों को बढ़ा सकें, परिवार में योगदान दे सकें, उस समाज के विकास में भी योगदान दे सकें। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर कोविड के दौरान हमने देखा कि योजना के अंतर्गत इन 100 जनों को और नशा मुक्त करने के लिए सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकारों, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वैच्छिक संगठनों के NGO के सहयोग से इन 100 जनों को हमने लक्ष्य बनाया। मैं भी हरिद्वार गया था, उसमें एक नशा मुक्ति केंद्र पर मैं गया। उस नशा मुक्ति केंद्र में जाकर वहां पर जो युवा वहां पर भर्ती थे उन सबसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते हुए जब मैं उस एक युवा से मैं बात कर रहा था और उस युवा ने बताया कि मैंने कहा तुम यहां पर कैसे आए? उसने कहा कि हम अपने मित्रों के साथ बैठते थे और हमारे मित्र इस तरह का नशे का उपयोग करते थे। उन्होंने हमसे कहा, पहले तो मैं मना किया, लेकिन हमारे मित्रों ने आग्रह किया कि एक बार इसका प्रयोग करने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और उसके बाद फिर मुझे वो नशे की आदत लग गई। बाद में नशे की आदत इतनी बुरी तरह की लग गई
कि मैं सामान चुराने लगा। पहले घर का सामान चुराया, फिर बाद में बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर भीड़ वाले स्थानों से किसी का मोबाइल फोन हो इस तरह के सामान उठाकर उसको बेच करके नशे की आदत को पूरा करने लगा। फिर किसी ने लाकर मुझको यहां पर रखा और यहां आने के बाद फिर तरह तरह की थेरेपी के माध्यम से, योग के माध्यम से, संगीत के माध्यम से मुझे यहां पर जब जोड़ा गया तो मेरे अंदर फिर मन में एक भावना आई कि मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए। और बाहर वो नौजवान बाहर भी निकला। अब वो नौजवान वहां से उसको ठीक होने के बाद जाने को भी कहा गया, लेकिन अब वो वहां से जा नहीं रहा है। आज वो नौजवान हरिद्वार में आप जाकर देखना, आज वो नौजवान वहीं रहकर और बाहर जो युवा आते हैं उन युवाओं को काउंसलिंग करने का काम उस नौजवान के द्वारा किया जा रहा है। एक और जहां वो काउंसलिंग कर रहा है उस संस्थान के लिखा पढ़ी के काम में, वाहन चलाने के काम में और बाकी सारी गतिविधियों के माध्यम से उसने अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे अपने इस काम के साथ में जुड़ करके समाज की इस बड़ी बुराई को खत्म करने में अपना योगदान यहां पर देना है। दिल्ली में एक नशा मुक्ति केंद्र में मैं गया। उस नशा मुक्ति केंद्र में जाकर एक बेटी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो बेटी से जब उसके संबंध में जब बातचीत हुई, बालियों की सभागार में लोकसभा में किया गया, बाकी 3 अन्य स्थानों पर किए गए। इस दिव्य कला शक्ति केंद्र के माध्यम से भी और हम दिव्यांगजनों के अंदर उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाकर वो समाज के लिए उपयोगी हैं, देश के लिए उनका योगदान है, इस तरह का भाव उनके अंदर करने के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ दिव्यांगता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी के साथ में, चिली गवर्नमेंट के साथ में और द्विपक्षीय समझौते, ताकि हम अपनी योजनाओं को एक दूसरे के साथ में शेयर करके और इस काम को और भी कितने अच्छे ढंग से किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ में भी एमओयू पर हस्ताक्षर करने की हमारी प्रक्रिया चल रही है। हमारे जो दृष्टिबाधित हमारे विद्यार्थी होते हैं, ऐसे दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र 2015 में इसकी स्थापना की गई और इसी तरह से 2019 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर में, ये 2 संस्थानों के माध्यम से इस क्षेत्र में भी दिव्यांगजनों के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में विभाग इस काम को काफी सक्षमता के साथ में आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। जो ISL-RTC के माध्यम से वो 10,000 शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया है, जिसके माध्यम दिव्यांगजन इसके उपयोग करके और अपनी गतिविधियों को, अपनी शैक्षिक गतिविधियों को और प्रभावी ढंग से बढ़ा सके। पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की पुस्तकों का डिजिटल रूप में रूपांतरण किया गया है, जिससे दिव्यांग छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में काफी सुगम्यता मिल रही है। कक्षा 6वीं से और 12वीं तक की पुस्तकों के लिए भी दिव्यांग छात्रों के लिए, उसके लिए भी डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के लिए हम लोग उस दिशा में भी काफी तीव्रता से लगे हुए हैं। आउटरीच विस्तार केंद्रों के लिए 13 नए समग्र क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं और दिव्यांगजनों के खिलाड़ियों के लिए ग्वालियर का केंद्र, जैसे मैंने आपको बताया, एलिम्को के माध्यम से हमारे देश में जो दिव्यांगजन है उन दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण करने का काम जो किया जाता है, इस काम को और भी अच्छा बनाने के लिए 365 करोड़ रुपए की राशि से, जिसमें 200 करोड़ रुपया सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा और 165 करोड़ रुपया एलिम्को के द्वारा दिया जा रहा है। अब इसमें बरसों पुरानी मशीनें लगी हुई थी, वो बरसों पुरानी मशीनें आज की आवश्यकताओं के अनुरूप, मांग के अनुरूप उतना बड़ी मात्रा में वो सहायक उपकरणों का निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो सारी की सारी मशीनें बदलने का काम किया जा रहा है और उन मशीनों को भी हमारे देश में बनी हुई मशीनों को उसमें लगाया जा रहा है, जो राजकोट में और मुंबई में बनी हुई है। योजना इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर हमारी जो राष्ट्रीय फेलोशिप योजना है, इस राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के जो हमारे छात्र हैं, जो MPhil, PhD और इस तरह के डिग्री कोर्स करने के लिए, तो ऐसे छात्रों के लिए भी उस सरकार 2015 से लेकर और अभी तक लगभग इस योजना में 1511.65 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, जिसमें 18,036 और इसमें लाभार्थी हुए।
जो हमारे ओबीसी, एबीसी और डीएनटी के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति है, इसमें 563.9 लाख विद्यार्थी और लगभग 1195.33 करोड़ रुपए का व्यय इस योजना के ऊपर किया गया। ऐसे ओबीसी, एबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए जो मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति है, इसमें लगभग 302.5 लाख लाभार्थियों को 8,186.56 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। ओबीसी के छात्र छात्राओं के जो गांव से आने वाले छात्र हैं, शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावास की सुविधा नहीं होने के कारण वो किराए का मकान लेकर रहते हैं। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए भी और छात्रावास योजना से लगभग 16,870 सीटों वाले छात्रावासों के निर्माण के लिए 260.70 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। एक बहुत बड़ी चुनौती समाज के सामने और देश के सामने है कि जो मद्यपान का और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को कैसे इस चक्र से बाहर निकालकर एक और उनके अंदर आत्मविश्वास का भाव लेकर आना, उनको अपने परिवार के लिए और समाज के लिए उपयोगी करने का भाव के अंदर जागृत करना। और इसके लिए भी सरकार जो 272 लगभग ऐसे संवेदनशील जिले चिन्हित किए गए जहां पर बड़ी मात्रा में तरह तरह के नशों का प्रयोग करके हमारी युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, हम लोगों ने तय किया है ऐसे 272 संवेदनशील जिलों में से लगभग 100 जिले इस बार हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नशा मुक्त भारत अभियान योजना है, उस नशा मुक्त भारत अभियान योजना के अंतर्गत इन 100